वर्ष 2018-19 से लेकर 2020-21 के बीच 222 हाथियों की मौत करंट लगने से, 45 की ट्रेन की टक्कर से, 29 की अवैध शिकार से तथा 11 हाथियों की जहर खाने से मृत्यु हुई। वहीं पिछले 3 सालों में अब तक हाथियों की वजह से ही 1579 इंसानों की भी मौतें हो चुकी हैं। ये घटनाएं सबसे ज्यादा ओडिशा में देखने को मिली हैं, जहां हाथियों द्वारा 322 इंसानों की मौतों के मामले सामने आए हैं। वहीं झारखंड में 291, पश्चिम बंगाल में 240, असम में 229, छत्तीसगढ़ में 183 तथा तमिलनाडु में 152 मौतें पिछले 3 सालों में हो चुकी हैं। यह कहना है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का, जिन्होंने यह जानकारी हाल ही में लोकसभा में मानव वन्यजीव संघर्ष पर उठाए गए एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए दी। आगे की जानकारी में वह बताते हैं कि 2019 और 2021 के बीच 29 बाघ अवैध शिकार के कारण मारे गए तथा 197 बाघों की मौत अभी भी जांच के दायरे में है। 2019 और 2021 के बीच बाघ अभयारण्यों में 125 इंसानों की जानें बाघों के द्वारा हमले में चली गईं, जिसमें लगभग आधी से ज्यादा मौत महाराष्ट्र में देखने को मिली है। तो आखिर क्या है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी मानव वन्यजीव संघर्ष, जिसका विषय लोकसभा में भी चर्चा में रहा। DIS की ओर से चल रही इस नई सीरीज पर्यावरण आजकल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं मानव वन्यजीव संघर्ष पर। वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार मानव वन्यजीव संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब मानव और वन्यजीव के बीच आपसी टकराव के कारण नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं, जैसे कि संपत्ति, आजीविका और यहां तक कि जीवन की हानि। कम शब्दों में कहा जाए तो जान और माल की हानि। प्राचीन काल से ही हम मनुष्य वन्य जीवों के साथ बड़े ही मेलजोल से रहते आए हैं। तो फिर ऐसे क्या कारण है कि मानव वन्यजीव संघर्ष आज के समय में एक गंभीर व जटिल मुद्दा बन चुका है? दरअसल बढ़ती मानव जनसंख्या और इस वजह से ही बढ़ती जा रही स्वार्थपूर्ण मानव की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से आज मानव संसाधनों के लिए वन्यजीवों से ही प्रतिस्पर्धा करने लगा है। वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को मानवीय या प्राकृतिक कारणों से जब नुकसान पहुंचता है तो वे खाने की तलाश में मानव बस्तियों की ओर रुख करते हैं, जिससे मानव वन्यजीव के बीच संघर्ष पैदा होता है। हाल ही में कर्नाटक और असम जैसे राज्यों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें देखा गया है कि हाथी, सांभर और गौर जैसे पशु खेतों में जाकर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आगमन से वनों की जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे वहां की खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत के कई जंगलों में आक्रामक विदेशी प्रजाति लैंटाना के कारण प्राकृतिक घास की वृद्धि में कमी आई है, जिस वजह से भारतीय गौर और चिंकारा जैसे शाकाहारी पशुओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से इन्हें धान की फसलों वाले खेतों में विचरण करते हुए कई बार देखा गया है। अन्य प्रमुख कारणों पर नजर डालें तो कुछ जगहों पर हो रही मोनोकल्चर प्रणाली भी इस संघर्ष को बढ़ावा देती है, जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के जंगलों में मोनोकल्चर पद्धति के तहत टीक यानी सागौन के पेड़ लगाए गए हैं, जिसकी वजह से मृदा का क्षरण तो हुआ ही है, साथ ही साथ छोटे पेड़ पौधों व घास की वृद्धि को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। परिणाम स्वरूप हाथियों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचा, जिससे अब वहां ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट यानी मानव हाथी संघर्ष अब एक आम सी बात हो चुकी है। कर्नाटक के कोडागु को ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एपिसेंटर भी कहा जाता है। इसके अलावा मनुष्यों द्वारा वन्य जीवों का अवैध शिकार तथा वनोपज का अवैध संग्रहण भी मानव वन्यजीव संघर्ष को उत्पन्न करता है। गौरतलब है कि बाघ और तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवर मुख्य रूप से मानव बस्तियों की ओर तब निकल पड़ते हैं जब या तो उनके पास शिकार की उपलब्धता में कमी आ जाती है या फिर उनके आवास में किसी तरह का असंतुलन पैदा हो जाता है। इन्हीं कुछ वजहों से महाराष्ट्र के चंद्रपुर, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और मध्य प्रदेश के पन्ना आदि के जंगल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट यानी मानव बाघ संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका है। हाल ही में निकाले गए कुछ निष्कर्षों से मालूम पड़ता है कि जलवायु परिवर्तन भी मानव वन्यजीव संघर्ष करने के प्रमुख कारणों में से एक है। मानव वन्यजीव संघर्ष आखिर इतना जटिल मुद्दा बन ही चुका है, तो आइए जानते हैं इससे होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में। इंसानों द्वारा जब जानवरों की हत्या,
आत्मरक्षा या फिर प्रतिशोध के उद्देश्य से की जाती है, तब इंसानों द्वारा उठाया गया यह कदम वन्यजीव और पारिस्थितिकी तंत्र पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि मारे गए जानवर की प्रजाति का विलुप्त हो जाना, ठीक इसी तरह जब किसी वन्यजीव द्वारा हमला किया जाता है तो स्थानीय समुदायों पर काफी सीधा व नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि जान माल, पशुधन और फसलों आदि की हानि। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक हम मानव वन्यजीवों के लिए और वन्यजीव हमारे लिए खतरा बनकर यह संघर्ष उत्पन्न करते रहेंगे और इसके दुष्प्रभावों से जूझते रहेंगे? इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर, या यूं कहें तो समाधान, है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, यानी मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। यह सुझाव प्रस्तुत किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपनी रिपोर्ट फ्यूचर फॉर ऑल के द्वारा, जिसका शीर्षक था अ फ्यूचर फॉर ऑल, द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। तो आइए बात करते हैं मानव वन्यजीव सह अस्तित्व के उद्देश्य को सफल करने के लिए उठाए जाने वाले ठोस कदम व समाधानों पर। IUCN के अनुसार मेड़ जाल या फिर ट्रेंच से बने बैरियर यानी अवरोध, निगरानी व पूर्व चेतावनी देने वाले सिस्टम तथा सायरन, रोशनी व मधुमक्खी के छत्ते जैसे डेटरेंट, रेपेलेंट यानी निवारक उपाय और विकर्षक के उपयोग से मानव वन्यजीव संघर्ष को काफी हद तक कम किया जा सकता है। IUCN का आगे सुझाव यह है कि ट्रांसलोकेशन यानी वन्यजीवों का स्थानांतरण, क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से मुआवजा और बीमा जैसे उपायों से भी इस संघर्ष से निपटा जा सकता है। इसके अलावा जैव विविधता का संरक्षण, वन्यजीव के आवासों में सुधार तथा कम्युनिटी लेवल यानी समुदायों के स्तर पर जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमें संघर्ष से सह अस्तित्व की ओर बढ़ाता है। हाल ही में ऐसे कई समाधानों को सफलता भी प्राप्त हुई है, जिनसे संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में अब संघर्ष की घटनाएं काफी हद तक कम हो गई हैं। जैसे कि साल 2016 में दक्षिणी अफ्रीका के कवांगो जोम्बेजी ट्रांसफ्रंटियर कंजर्वेशन क्षेत्र में स्थानीय समुदायों द्वारा पशुधन की रक्षा के उद्देश्य से लॉयन प्रूफ कोरल्स यानी शेरों द्वारा अभेद्य बाड़ा बनाने का काम किया गया। फलस्वरूप वहां पशुधन की मृत्यु के मामले में 95% तक की कमी दर्ज की गई और इसी वजह से प्रतिशोध के रूप में होने वाली शेरों की मृत्यु में भी कमी आई है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो असम में मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष के मामलों को से निपटने के उद्देश्य से साल 2002 से 3 के बीच में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया द्वारा वन विभाग तथा स्थानीय समुदायों की सहायता से सोनितपुर मॉडल अपनाया गया। इस मॉडल के तहत स्थानीय लोगों को यह प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वे हाथियों को बिना नुकसान पहुंचाए खेतों से दूर हटा सकें। इसके अलावा इस मॉडल के तहत ही हाथियों से फसलों की सुरक्षा के उद्देश्य से कम लागत वाली और गैर घातक इलेक्ट्रिक सीमाएं बनाई गईं। वहीं दूसरी तरफ संघर्ष से अस्तित्व की ओर ले जाने वाले उपायों में इको ब्रिज की चर्चा आज हर कहीं हो रही है। इको ब्रिज क्षेत्रीय बेलों और लताओं से तैयार किए गए वे ब्रिज होते हैं जो कि दो बड़े क्षेत्रों में रहने वाले वन्य जीवों के बीच परस्पर आवागमन को सुगम बनाते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के ताडोबा अंधेरी बाघ अभयारण्य तथा तेलंगाना के जंगलों के बीच बाघों के सुगम आवागमन को निश्चित करने के उद्देश्य से इको ब्रिज के रूप में एक टाइगर कॉरिडोर की स्थापना की गई। कुछ ऐसी ही पहल उत्तराखंड में भी देखने को मिली, जहां के कालाडूंगी नैनीताल राजमार्ग पर सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए लगभग 90 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा इको ब्रिज तैयार किया गया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रेलवे फ्रंटियर द्वारा अपनाया गया अनोखा प्लान बी भी हाल ही में काफी चर्चा में रहा, जिसके अंतर्गत रेलवे ट्रैक से हाथियों को दूर रखने के उद्देश्य से बी बस सिस्टम यानी मधुमक्खी की आवाज वाले यंत्र लगाए गए। वहीं इसी साल वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक्स यानी पक्षियों द्वारा एयरक्राफ्ट से टक्कर या फिर एयरपोर्ट पर किसी अन्य वन्यजीव द्वारा उत्पन्न अवरोध को रोकने के उद्देश्य से DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नई गाइडलाइंस जारी की। गाइडलाइंस में पैसिव और एक्टिव मैनेजमेंट की बात कही गई। पैसिव मैनेजमेंट के तहत एयरपोर्ट का पर्यावरण ऐसा बनाना है जिससे कि पक्षी व अन्य वन्यजीव एयरपोर्ट की ओर आकर्षित न हो, जैसे कि पानी का भराव न हो, घास की लंबाई सुनिश्चित हो तथा कीड़ों को आकर्षित करने वाली गैर जरूरी रोशनी को हटाना इत्यादि इसमें शामिल हैं। यदि कोई पक्षी व अन्य वन्यजीव एयरपोर्ट व आसपास के परिवेश में आ भी जाता है तो एयर सायरन
जैसे एक्टिव मैनेजमेंट अपनाकर उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहां से हटाना, जिससे कि वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक्स की घटनाओं में कमी हो सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर आपसे अगले एपिसोड में।